हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DPESP। इसे पूर्ण रूप से बोले तो इसे कह सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को विस्तृत तरीके से जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व वे तत्व होते हैं जो संविधान के भाग संख्या 4 में वर्णित हैं और जो राज्य होते हैं, राज्य से ये उपेक्षा की जाती है कि वे DPSP को लागू करें या फिर DPSP को ध्यान में रखकर काम करें और समाज में जो लोक कल्याण की भावना है और जो समानता है उसे स्थापित करें। और दूसरी भाषा में इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो DPSP होते हैं उन्हें राज्य के कर्तव्य भी कह सकते हैं। और जो विद्वान हुए हैं उन्होंने एक न एक तरीके से ये भी कहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं यानी DPSP उन्हें राज्य के कर्तव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि DPSP किन अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं और एक एक पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे पॉइंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित हैं। तो ये है अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, कहाँ से? राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग संख्या 4 से लेके अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं, यानी किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं? तो उस देश का नाम है आयरलैंड। यानी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। कहाँ? भारतीय संविधान में। तो लिखा मैंने है नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। दोस्तों, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ग्रीनविल ऑस्टिन। इन्होंने संविधान की मूल आत्मा किसे किसे माना है? मूल अधिकार को और DPSP को। इससे पहला वाला वीडियो जिसमें मैंने जो मूल अधिकार हैं उन पे डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। लेकिन इन्होंने किसे दी है? तो इन्होंने दी है मूल अधिकार और DPSP का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन्होंने इन दोनों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं और संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी हुई है। तो दो तो हम लोगों ने देख लिए। किने देख लिया? अंबेडकर जी को देख लिया। उन्होंने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है? वो भारतीय संविधान की आत्मा है। और इन्होंने किसे किसे कहा है? तो इन्होंने कहा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार हैं उन्हें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ से ध्यान रखें। फिर यहाँ से ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी प्रकृति कैसी है? क्या वो न्यायोचित हैं कि गैर न्यायोचित हैं? तो वे गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब क्या है गैर न्यायोचित? इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है, जब हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा था तो मूल अधिकार पढ़े थे, तो उसमें जो मूल अधिकार थे वो न्यायोचित थे। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी भारत का नागरिक है, उस व्यक्ति के मूल अधिकार का वॉयलेशन हुआ है, यानी उसके मूल अधिकार
का शोषण हुआ है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अपनी अर्जी लगा सकता है और उसे सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। या फिर दूसरी भाषा में ये बोल लें कि जो मूल अधिकार हैं वे जो हमारा संविधान है और जो न्यायपालिका है उसकी तरफ से गारंटी प्रदान की जाती है, लेकिन इनसे संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। यानी यदि जो डीपीएसपी हैं उनका वायलेशन होता है तो हम जो न्यायपालिका है उसके पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है कि भाई राज्य ने ऐसा कर दिया है तो इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, इसीलिए इन्हें गैर न्यायोचित की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इनका यदि उल्लंघन हो जाएगा तो हम न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें गैर न्यायोचित कहा जाता है। एक दूसरा और भी रीजन है, क्या रीजन है वो यहाँ पे देखते हैं। एक मामला हुआ था, मतलब मामला का मतलब यहाँ पे केस है, क्या नाम है उसका, चंपाकम दोरई मामला। चंपाकम दोरई राजन भी नाम है आगे, लेकिन नाम बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा हुआ है, चंपाकम दोरई मामला। ये कहाँ मामला हुआ था, यानी एससी में हुआ था। एससी का मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, मैंने शॉर्ट पे लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, कहा था मूल अधिकारों और डीपीएसपी का टकराव उत्पन्न होने पर मूल अधिकार प्रभावी होंगे। मतलब जब इनकी कंपेयर की मूल अधिकार और डीपीएसपी की, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि भाई यदि कभी कहीं कहीं पे यदि मूल अधिकार और डीपीएसपी का टकराव होता है, मतलब तो इनमें से कौन प्रभावी होगा, तो इनमें से अधिकतर और सर्वाधिक बार कौन प्रभावी होगा, तो जो मूल अधिकार हैं वे प्रभावी होंगे। तो इसीलिए जो डीपीएसपी हैं उन्हें गैर न्यायोचित कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये गैर न्यायोचित जो शब्द है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ से जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उन्हें देखेंगे, क्योंकि है तो फिर बहुत सारे, अब सभी को तो नहीं देख सकते ना ही याद रख सकते, जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो देखते हैं 36 से शुरुआत होती है, यहाँ से देखिए अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक आज के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन ना ही मैंने 36 लिया हुआ है, ना ही 37, ना ही 38 और ना ही 39 का ए लिया हुआ है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, इसमें अनुच्छेद 39A में क्या वर्णन है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो राज्य है उससे ये उम्मीद की गई है कि जो समाज में नीचे तबके के लोग हैं, यानी बोल सकते हैं जो गरीब लोग हैं या जो लक्षित लोग हैं, लक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ में कोऑपरेट करेगी, यानी कहीं पे उन्हें न्याय नहीं मिला है तो न्याय दिलाएगी, उसके लिए वो उसकी फ्री में व्यवस्था करेगी, निःशुल्क व्यवस्था करेगी। आपने सुना भी होगा जो गरीब लोग होते हैं या जो एसटी एससी कास्ट के जो लोग होते हैं, कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो उनका कभी यदि केस होता है तो फिर उन्हें सरकारी वकील दिया जाता है। तो किसके तहत, वो इसी के तहत दिया जाता है, 39A के तहत, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। जो कानूनी सहायता है वो उन्हें फ्री में दी जाती है, बिना किसी शुल्क के दी जाती है। तो किसके तहत, अनुच्छेद 39A के तहत। ये कौन व्यवस्था करता है, तो ये व्यवस्था राज्य करती है। ओके, और यहाँ पे देखते हैं ये थोड़ा सा मैंने और लिखा हुआ है, न्यू डीपीएसपी। इसका मतलब क्या, ये पहले नहीं था, इसे बाद में सन 1976 में 42वां संशोधन करके इसे जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था। ठीक है, कुल मिला के ऐसे 4 नए अनुच्छेद, मतलब नए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, उनमें से ये फर्स्ट है। और फिर क्या है, जो 14 नंबर का है, यानी 40वें नंबर का अनुच्छेद है, उसमें क्या है, उसमें ग्राम पंचायतों की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायत सभी लोग जानते ही हैं, उसके गठन की बात कही गई है, ताकि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो सके, और जो हमारा देश है और देश के कोने कोने में शक्ति पहुंच सके,
और उच्च विकास हो सके, यानी समावेशी विकास हो सके, कोई भी क्षेत्र पिछड़ा ना रह जाए। इसीलिए क्या किया गया, जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन नहीं होता है। यदि आपको पता है तब भी आप कमेंट करके बताएं, यदि आपको नहीं पता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे आपको भी फायदा होने वाला है। कैसे, जब कभी हम इस तरीके का करते हैं, जैसे कमेंट किया, तो क्या होता है कि ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा समय तक सेव रहती हैं। आपको पता चल जाएगा, हाँ यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैंने वहाँ पे ऐसा किया था, इसका आंसर ये होगा। ओके, देख लेते हैं 41 40वां हो गया है। अब 41वां देखते हैं। 41वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है, यानी क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, यानी इसमें भी सहायता की बात कही गई है। किस किस की, तो काम है ना, जब रोजगार नहीं होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि जो अनुच्छेद 41 है उसमें ये राज्य का कर्तव्य भी है कि भाई वो जो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, योग्य लोग हैं, उन्हें क्या दे, जॉब दे। ठीक है, शिक्षा, तो शिक्षा तो जान ही रहे हो, ये भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, और क्या है, सार्वजनिक सहायता, तो और भी सार्वजनिक सहायता है, जैसे कि फ्री में स्वास्थ्य है, और भी कई चीजें हैं। फ्री में स्वास्थ्य हो गया, फ्री में जल उपलब्ध कराना हो गया, तो ये चीजें इसके अंतर्गत 41 के अंतर्गत। फिर उसके बाद में 43A, 43 मैंने नहीं लिया हुआ है, 43A लिया हुआ है। इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें प्रावधान किया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। मतलब जो उद्योग होते हैं उनमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं तो उन्हें अनुभव प्राप्त हो जाता है, तो उसके प्रबंधन में उनकी जो सहभागिता है उसे सुनिश्चित किया गया है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं 43B को। तो 43B में क्या कहा गया है, इसमें प्रावधान किया गया है सरकारी समितियों को प्रोत्साहन, कि जो सरकारी समितियां होती हैं उन्हें अधिक से अधिक उनका गठन किया जाए, उनका निर्माण किया जाए, ताकि समाज में समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिल सके। 43B भी हो गया। अब देखते हैं 44। तो 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। देखना, यहाँ पे समान लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ये समान ही है, मतलब 44 है ना, 4 यानी 4 दोनों क्या है, बराबर हैं। भाई इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 हैं, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कनेक्ट करके, लिंक करके भी याद रख सकते हैं। ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद संख्या 44। फिर उसके बाद में अनुच्छेद संख्या 48। तो 48 में क्या प्रावधान किया गया है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, यानी कृषि से संबंधित जो प्रावधान है और पशुपालन से संबंधित जो संगठन है उनके बारे में बात कही गई है कि जो भारत देश में जो पशुधन है उसे बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो जो पशु से संबंधित, यानी जो पशुओं की देखभाल करते हैं उनसे संबंधित जो संगठन है उनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद संख्या 48A, यहाँ पे 48, ये 48 हो गई, ये 48A हो गया। ठीक है, जब इसे याद करें तो एक साथ में ही याद करें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना कंफ्यूज हो सकते हो इस तरीके से। तो इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं उसका संवर्धन। जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब जो भी हमारे आसपास, जैसे जंगल हो गए, जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे कि नदियां हो गई, उन्हें स्वच्छ रखे, जो जंगल वगैरह हैं उन्हें अधिक से अधिक ना काटे, मतलब उनकी बढ़ोतरी करे, उनमें संवर्धन करे। ठीक है, ताकि हमें बेहतरीन पर्यावरण मिल सके। ये भी हो गया पर्यावरण संरक्षण एवं उसका संवर्धन। अब देख लेते हैं 49 क्या है। तो 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं
स्थानों की सुरक्षा। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लगभग में हर शहर में तो ऐसे स्मारक मिल जाएंगे। तो राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो उनका क्या करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, तो ये भी हो गया, 49 भी हो गया है। फिर देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 50 में क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अलगाव। इसका मतलब क्या है, कार्यपालिका का मतलब क्या है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है उसे कहते हैं। न्यायपालिका जो जुडिशरी सिस्टम होती है उसे बोलते हैं, मतलब जो कोर्ट है उसे बोलते हैं। तो इनका अलगाव मतलब ये अलग अलग रहें, कहीं ऐसा ना हो ये दोनों मिल जाएं, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो शोषण होने लगेगा ना। तो मतलब इनका अलगाव, जैसे ये मान लिया कोर्ट है ना, ये कोर्ट है और यहाँ पे ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है ना, ये एग्जीक्यूटिव मान लो, ये अलग अलग रहे, कहीं ऐसा ना हो जिसे ये दोनों मिल लिए हैं, है ना। मान लिया जनता का शोषण हो रहा है, मान लिया जनता का जो एग्जीक्यूटिव है वो शोषण कर रही है, कौन, यहाँ पे देखो कार्यपालिका। तो ये तो भाई जनता कहाँ जाएगी, जब इसका शोषण होगा, अधिकारों का शोषण होगा या इसे परेशान किया जाएगा तो ये तो कोर्ट के पास में जाएगी। लेकिन यदि ये एग्जीक्यूटिव इससे मिल लेगी तो फिर कोर्ट इनके साथ में, जनता के साथ में न्याय कैसे कर पाएगी। इसीलिए इनका अलगाव किया गया कि भाई तुम अलग रहोगे और आप अलग रहेंगे, ठीक है, ताकि जनता की बात प्रॉपरली सुनी जाए और उसके साथ में न्याय किया जाए। फिर लास्ट है 51वां, मतलब 51 नंबर का, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग। तो जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है उसे बनाए रखने में जो राज्य है वो सहयोग दे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।